नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत 30 दिसंबर यानी कि आज ही होनी है। किसानों से बातचीत से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि कल हो चुकी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा सहित गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही कुछ मांगों को लेकर के चिट्ठी लिखी है। इसमें यह कहा गया है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे वार्ता का निमंत्रण हमें स्वीकार है और बैठक के लिए हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, पूरा दिसंबर वहीं निकलने को है और नवंबर के लास्ट में ही किसान जो है दिल्ली पहुंच चुके थे। 25 तारीख से किसानों ने कूच करना शुरू कर दिया था पंजाब से और अलग अलग जगहों से 27 तारीख तक लगभग दिल्ली में अलग अलग राज्यों से जो किसान है वो पहुंच चुके थे और उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी है। अलग अलग राज्यों से किसान अभी भी दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है किसानों को, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग तरीकों से किसान जो हैं दिल्ली में पहुंच रहे हैं और आंदोलन को तेज कर रहे हैं। और वहीं सरकार से भी कई बार बातचीत हो चुकी है। एक बार फिर से आज ये बातचीत सरकार के साथ होनी है और इसमें साफ तौर पर ये संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं सरकार की तरफ से कि कृषि कानून जो कि लागू किए गए हैं सरकार की तरफ से, उनको रद्द तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। हालांकि संशोधन को लेकर के शुरुआत से ही सरकार की तरफ से बात कही जा रही है कि संशोधन किए जा सकते हैं लेकिन कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसान अब अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से बैठक होने वाली है और दोनों ही तरफ से तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है? मंत्रियों की भी बैठक हो चुकी है, इधर किसानों की भी बैठक हो चुकी है, दोनों तरफ से रणनीति तैयार है, क्या कुछ जानकारी? आज 7वें दौर की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक से कहीं ना कहीं जो कृषि कानून को लेकर जो विवाद चल रहा है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में वो शायद आज सुलझ सकता है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें, किसानों की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि हम बातचीत के लिए तैयार है, अगर बातचीत के लिए सरकार आगे आए तो। मगर जिस तरीके से 29 दिसंबर की जो डेट दी गई थी किसानों की तरफ से कि आप 29 दिसंबर के लिए बैठक कीजिए, मगर जो सरकार ने वो बैठक 30 दिसंबर के लिए टाल दी थी, यानी कि आज के लिए। मगर आज जो बैठक होगी वो किस नतीजे पर जाएगी ये जरूर स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं किसान अभी भी साफ कर रहे हैं कि उनकी जो 4 मुख्य मांगे हैं उन पर खास स्तर पर गौर करना होगा। जिस तरीके से तीनों कृषि कानून है वो वापस लेने हैं, एमएसपी को लेकर जो विवाद है वो दूर करना है और राइटिंग प्रूफ यानी गारंटी प्रूफ लिखित में देना होगा, ताकि जो एमएसपी को लेकर जो विवाद चल रहा है उनके दिमाग में वो दूर हो सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि कानून जो है वो वापस नहीं होगा, चाहे इसके लिए कितना भी कोई भी जोर लगा सकता है, चाहे विपक्ष जोर लगाए चाहे किसान जोर लगाए, मगर कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर सरकार किसानों की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तो बातचीत का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आएगा। मगर बात करें जो आज की बैठक की, क्योंकि 6 दौर की जो बातचीत हो चुकी है वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है और अब 7वें दौर की जो बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि जी हम किसी कृषि कानून वापस नहीं लेंगे और किसान अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस कराना है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, विपक्ष को कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हमला बोलने का मौका मिलता चला जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से भी घेराबंदी की जा रही है सरकार की और किसानों की तरफ से भी लगातार आंदोलन को और ज्यादा तेज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और आज का ही दिन है। ट्रैक्टर मार्च की जो तैयारी किसानों की तरफ से की गई थी उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है?
देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से आज के दिन के लिए यानी 30 दिसंबर के लिए किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो कवायद थी वो करनी थी, और लगभग कह सकते हैं ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जो है उनकी पूरी हो चुकी है। और वो आज अगर कृषि कानून वापस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। और मगर जो देखना होगा, सरकार की तरफ से जान करके ये डील की गई है, क्योंकि 29 तारीख को उनको पता था कि 29 तारीख की उन्होंने किसानों ने डेट दी है उनके बातचीत के लिए और 30 तारीख को वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसीलिए सरकार ने वो 30 तारीख की बातचीत के लिए टाइम रख दिया गया ताकि ट्रैक्टर मार्च जो है वो इनकी ये किसान ना निकाल सके। मगर लगातार कहीं ना कहीं किसान अभी भी तैयार है, और यहाँ तक विपक्ष तमाम जो पार्टियां हैं वो उनका साथ देती नजर आ रही है। यहाँ तक कि कुछ काफी संगठन जो है वो भी उनका साथ दे रहे हैं, और लगातार कहीं ना कहीं किसान जो है सरकार के ऊपर हमला बोलते चले जा रहे हैं। मगर सरकार है कि प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि किसानों को जो दो डिवाइडों में बांटा हुआ है, एक डिवाइड कहता है कि सरकार जो है कृषि कानून अच्छा लेके आई है, उनके लिए उनसे फायदा होगा, और दूसरा जो नुकसान बता रहा है कि कृषि कानून को किसानों को नुकसान होने वाला है। और वही गुट सबसे ज्यादा दिल्ली की बॉर्डरों पर, सीमाओं पर बैठा हुआ है। और आज जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा वो भी उन्हीं किसानों के द्वारा निकाला जाएगा जो सरकार से अभी तक नाराज है। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो बैठक सरकार के मंत्रियों की हुई है, कई मंत्री उस बैठक में शामिल हुए, अधिकारी भी शामिल हुए, उस बैठक की तरफ से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किन बातों को लेकर के वहां पर मंथन किया गया? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसानों के बीच में भी मंथन किया जा रहा है, रोज बैठकें होती हैं उनकी भी, और वो भी लगातार आगे की रणनीति बनाते हैं कि सरकार किस तरीके से मानेगी और किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाना है। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार सरकार के अंदर भी बैठकें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं कल भी बैठक हुई है और उसके अंदर भी मंत्री और नेता दोनों शामिल थे, और लगातार यही मंथन किया गया था कि कल यानी कि आज की डेट के अंदर जो बैठक होने वाली है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, और किसानों को किस तरीके से जो फायदा है वो बताया जा सके, ताकि विपक्ष को मौका ना मिले। मगर लगातार कहीं ना कहीं सरकार इसके अंदर कामयाब नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कृषि कानून वापस नहीं होगा, और किसान है उसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका जरूर मिल रहा है, मगर सरकार को चाहिए जनता से, यानी जो किसान बैठे हुए हैं उनके बीच में जाए और उनको फायदा बताए। अगर वो फिर भी ना माने तब कहीं जाकर कह सकते हैं कि सरकार विफल नजर आएगी। मगर अभी तक सरकार इस तरीके की कोशिश नहीं कर रही है, ना ही किसानों के बीच में जा रही है। सिर्फ कुछ चुनिंदा गांवों में या चुनिंदा चौपालों पे या चुनिंदा पंचायतों में ही गई है, और वहां पर जाकर ही कुछ लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर लोग नेताओं के द्वारा बताया गया है कि किसान कृषि कानून से कितना फायदा होगा। मगर उन किसानों के बीच में नहीं जाया जा रहा है जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, हालांकि बैठक होने के पहले कुछ भी कहना सही नहीं है राजीव, लेकिन जो रवैया सरकार का और जो किसानों का है उसको साफ तौर पर देखते हुए ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि आज भी बैठक में कोई सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद नहीं है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट बैठक से पहले हमारा अंदाजा या किसी और का एक्सपर्ट का अंदाजा सब विफल हो जाते हैं, क्योंकि सबने देखा है कि कई बार बैठकें सफल होती है, कई बार विफल हो जाती है। मगर बात करें आज की सरकार की तरफ से जब पहले स्पष्ट कर दिया गया कृषि कानून वापस नहीं होगा, और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि कृषि कानून को वापस करना होगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो दुविधा बन रही है, यहाँ से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज की बैठक भी कहीं ना कहीं बेदखल विफल हो सकती है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है सरकार को भी और कृषि नेता किसानों को भी। मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर एक चीज और गौर करने वाली बात होगी, जिस तरीके से सरकार ने ना ही इस मामले के अंदर बीच का रास्ता अपना रही है, क्योंकि कृषि कानून वापस नहीं होगा और कृषि कानून वापस कराने के लिए किसान बैठे हुए हैं, मगर इनके बीच में ये इस विवाद के बीच में कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं नजर आ रहा है जिससे सरकार और किसान दोनों का भला हो सके। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राजीव। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के सरकार आज किसानों से बातचीत करेगी, और बातचीत में क्या कुछ निकलेगा ये बातचीत के बाद भी बताया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है और जो किसानों का जो अब जिद है कि इन कानूनों को वापस करा करके ही वापस जाएंगे, तो ऐसे में अब ये लग नहीं रहा है कि जो आज बैठक होने वाली है उससे कोई सकारात्मक परिणाम निकलते हुए दिखाई देंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर से ही लगातार जिस तरीके की जो हलचल देखने को मिली, दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक काफ़ी चहलकदमी वहां पर देखने को मिली। ये चहलकदमी बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों, विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों की रही। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित निवास स्थान पर 2 बैठकें आयोजित की गई। पहली बैठक दोपहर 3 बजे रखी गई थी, जिसे कोर ग्रुप की बैठक की संज्ञा दी जा रही है, और जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी अन्नपूर्णा कुमारी,
भाजपा संगठन मंत्री रविंद्र राजू सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संगठन के विषयों, मौजूदा राजनीतिक हालात, किसान आंदोलन, नगर निकाय चुनाव, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की जानकारी है। और वहीं दूसरी बैठक शाम को 6 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें भाजपा के तमाम विधायक और मंत्री मौजूद रहे। इनके साथ साथ इस विधायक दल की बैठक में संगठन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार की चिंताएं जो है वो जग जाहिर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब जो बीजेपी और जेजेपी के जो नेता हैं उनका भी विरोध हरियाणा में होने लगा है। सरकार का विरोध शुरुआत से चल ही रहा है और इसके अलावा किसान आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा जैसी स्थिति पंजाब में अभी तक बनी हुई थी, कुछ वैसी ही स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में भी। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार काफ़ी चिंतित नजर आ रही है और इसी को लेकर के मंथन भी किया जा रहा है, क्योंकि सरकार की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है केंद्र सरकार। तो ऐसे में तमाम जो स्थितियां बन सकती हैं उन पर चर्चा की जा रही है। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? ये जो बैठकें हुई हैं, 2 बड़ी बैठकें कल हुई हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, पहले संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसका 3 बजे का समय रखा गया था, जो 4 बजे के लगभग शुरू हुई थी। इस बैठक में भाजपा जो प्रदेश प्रभारी विनोद श्रीधर तावड़े, सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रांतीय संगठन मंत्री जो राजू है वो मौजूद रहे। और पहले उनकी चर्चा रही इसमें किसान आंदोलन से किस तरह निपटा जाए या किसानों को किस तरह समझाया जाए, तो इस पर रणनीति तैयार की गई है। अब मतलब आज से भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो जिलावार कहे या ब्लॉक लेवल तक जाकर किसानों को समझाएंगे कि ये जो कृषि कानून है इनके क्या फायदे हैं और इसमें अपना भला समझे ना, इसमें किसी भी राजनीतिक जो पार्टी का मोहरा ना बनकर इसमें किसानों का भला है, इसलिए इसको भली भांति समझे। जी, तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है लगातार, दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और बीजेपी नेताओं का, जेजेपी नेताओं का विरोध भी चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी यहां पर की जा रही है? जी देखिए, जो कल की जो बैठक थी, विधायकों के साथ भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि जो संगठन की जो बैठक थी जो 5:30 बजे तक रही, उसके बाद 6 बजे जो दूसरी बैठक मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई, उसमें तमाम विधायक मंत्री मौजूद रहे, जिसके अंदर जो बड़ा जो एजेंडा या कहें या फिर जो चर्चा का विषय था वो किसान आंदोलन ही था। उसमें अब जो बात निकल के ये आ रही है कि एक भाजपा की ओर से एक नया जो नारा जारी किया गया है, जिसमें कृषि कानूनों में संशोधन स्वीकार नहीं, रद्द इसमें नया जो मैं माफी चाहूंगा, बताना चाहूंगा, कृषि कानूनों में संशोधन स्वीकार, रद्द करना नामंजूर करके एक नारा जो बीजेपी का नया नारा होगा वो पूरे प्रदेश में इस नारे को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, किसानों तक पहुंचाया जाएगा और किसानों से ये अपील की जाएगी कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित ना हो या उनके बहकावे में ना आए, इन कृषि कानूनों को समझें और जो कि आगे चल के इनके फायदेमंद रहेंगे। क्योंकि अभिषेक, लगातार जिस तरीके की कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, उससे टकराव की जो स्थिति है वो अभी बनती हुई दिखाई दे रही है और भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो स्थिति पंजाब में है वही स्थिति अब हरियाणा में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। शॉपिंग मॉल्स बंद किए जा रहे हैं, टावर्स के साथ भी इसी तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मतलब तमाम वही कोशिशें जो जिस तरीके से पंजाब में किसानों के आंदोलन को आगे बढ़ाया गया और वहां पर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, क्योंकि पंजाब में है, कांग्रेस ने वहां पर इस आंदोलन को हवा दी। ऐसे ही अब जो स्थिति है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रही। जी देखिए, ये शुरू से ही ये आरोप लगता रहा है कि जो किसान आंदोलन है ये राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में
चलाया जा रहा है। इस और जो विपक्ष है उस पर आरोप लग रहा है। विपक्ष के तौर पर सबसे जो ज्यादा जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी पे लग रहा है, क्योंकि पंजाब से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ऐसा देखा गया है। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में भी जो कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन को समर्थन का ऐलान किया गया था, उसके बाद से ये कांग्रेस पे आरोप लगता रहा है कि जो कांग्रेस है इस किसानों को भड़का रही है या बरगला रही है। और इसी किसान कांग्रेस की जो चाल है उसके अंदर आ गए हैं और उससे अपना हित ना समझकर राजनीतिक पार्टियों के जो है मोहरा बन के रह गए हैं किसान। इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो इसी पर रणनीति तैयार की गई। और विरोध की जो आपने बात करी, विरोध हरियाणा में जगह जगह विरोध किया जा रहा है। जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं या भाजपा के जो नेता हैं उनके निवास स्थान को घेरा जा रहा है या उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार प्रदेश में जारी हैं। जहां भी किसानों को मौका लगता है वो जो भाजपा से जुड़े या जेजेपी से जुड़े जो नेता हैं उनको काले झंडे या अपना विरोध दर्ज जरूर करवाते हैं। और कहीं भी इस तरह का मौका मिलता है तो वो बिल्कुल भी नहीं चूकते। जी हितेंद्र, हम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है उसको लेकर के हरियाणा में भी सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ सियासत ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से टकराव बढ़ रहा है सरकार और किसानों के बीच, तो उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने आईईडी विस्फोटक बरामद किया है। एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। जवानों को निशाना बनाने के लिए सड़क के बीच में आईईडी विस्फोटक लगाया गया था, जिसे जवानों ने बरामद किया है। जिसके बाद मौके पर पहुंची बीडीएस की टीम ने विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया और मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के तहत सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा देने के लिए मंगलवार को बासागुड़ा से जिला बल, डीआरजी, रेम से सीआरपीएफ 168 बटालियन, छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के संयुक्त जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले थे और रेम से सिलगेर के बीच पटेल पारा के पास रोड से 50 मीटर अंदर विस्फोटक लगाया गया था। सुरक्षा बलों ने उसे बरामद कर लिया और बीडीएस टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम ने विस्फोटक को निष्क्रिय किया। और बताया जा रहा है कि आईडी 5 किलो का था, जिसे टिफिन कंटेनर में छिपा करके सड़क के नीचे दबाया गया था। तो लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, जब नक्सली किसी बड़े हमले की फिराक में होते हैं, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल वहां पर पहुंच जाते हैं। सुरक्षा बलों की सतर्कता ही ये साबित करती है कि नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा नक्सलियों के खिलाफ एक और अभियान जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है, घर वापसी का, जिसे लोन वर्राटू के नाम से भी वहां पर क्षेत्रीय भाषा में जो है वो कहा जा रहा है कि घर वापस आइए। उसके तहत भी बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि अब नक्सली जो है वो और भी ज़्यादा बौखलाहट में है और इस तरीके की बड़े जो हमले हैं उनको अंजाम देना चाहते हैं। एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना के बारे में जो विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसे निष्क्रिय किया गया है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि नक्सलियों के लगातार बढ़ती कदम, जैसे आए दिन कहीं ना कहीं विस्फोट करना, कुछ ना कुछ बड़े बड़े घटना करना और बंद सप्ताह चलना। इस बीच में 5 आईडी फिर से बरामद किया गया, 5 ग्राम का। जिस तरह की जहाँ पे पकड़ा गया है, जहाँ पे मिला गया आईडी, वो घोर नक्सल क्षेत्र माना जाता था। आए दिन वहाँ पे घटनाएं भी होती रहती है, बड़े बड़े घटनाएं। ये आईडी जो लगाते हैं सीधा डीआरजी और सीआरपीएफ इनके जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि आए दिन जैसे देखा जा रहा है कि ये आईडी तो जरूर लगा रहे हैं, लेकिन इसको निष्क्रिय करने के लिए पुलिस विभाग, डीआरजी और सीआरपीएफ बहुत ज्यादा सक्षम हो गए हैं और इन लोग जितना भी आईडी अब लगा रहे हैं पूरी तरह से निष्क्रिय दिनों दिन किया जा रहा है। जी एसडी, लेकिन जिस तरीके से जो अगर बात की जाए नक्सली अब नक्सलवाद को छोड़कर के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, क्या उसी की बौखलाहट का ये नतीजा है कि इस तरीके की वारदात को अंजाम देना चाहते हैं जो बाकी नक्सली हैं?
जी, मैं कहना चाहूँगा जैसे कि आज मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं नक्सली आत्मसमर्पण करके। तो आत्मसमर्पण करने के बाद कहीं न कहीं पुलिस विभाग को अंदरूनी जानकारी मिल रही है। आत्मसमर्पण जो कर रहा है वही इन सब जानकारियों को ज़रूर दे रहा है कहीं न कहीं कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कहाँ पे क्या नहीं। इससे इनको सब पुलिस विभाग को आला अधिकारियों को सफलता मिलने में और ज़्यादा आसानी हो रही है। जो सूचना तंत्र अंदरूनी क्षेत्रों में इन्होंने खुफिया तंत्रों के द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं, इससे इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। इन जो आत्मसमर्पण हो रहे हैं इन्हीं के कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं इनको फायदा मिल रही है। जी, और जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, क्या वो लोग उनको वहां पर भेजा जा रहा है जो नक्सली हैं उनको समझाने के लिए कि ये नक्सलवाद का जो रास्ता है वो काफ़ी खतरनाक है, इसको छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो जाइए? क्या उनकी सहायता भी ली जा रही है इस मामले में? जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि इन लोग सरेंडर करने के बाद इनको वापस शहर की ओर ले आया जाता है, क्योंकि गांव की ओर ले जाना इनके लिए खतरा होता है, क्योंकि नक्सलियों का सीधा फरमान जारी रहता है कि जो सरेंडर करता है वो गांव में दिखेगा तो उसको मार दिया जाएगा, जन अदालत लगाकर उनको मारा जाएगा। तो इसलिए जो सरेंडर किया करते हैं उनको शहर की ओर लेके आया जाता है। जी। और इसके अलावा जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, हालांकि सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, लेकिन अगर कोई भी एक हादसा इस तरीके का होता है तो काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे में किस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि गांव के अंदर में जब ब्लास्ट किया जाता है, नक्सलियों द्वारा ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग से पहले गांव के डीआरजी जवान जब जाते हैं उससे पहले उनके सूचना तंत्र जो होते हैं और सिलेंडर वाले जाते हैं उसको पुलिस विभाग अपने कैप्चर में रखते हैं और उनको पहले भेजा जाता है। उनके सूचना तंत्र द्वारा कंफर्म किया जाता है कि इस रास्ते पे जाना उचित है कि नहीं है। उसके बाद सीआरपीएफ के जवान उस रास्ते पे जाते हैं और रास्ते के लोकेशन पहले दूसरा रहता है, उसके बाद दूसरे लोकेशन पे जाके ये सब करते हैं। जी जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है, बीजापुर में 5 किलो आईईडी बरामद किया गया है और जिस तरीके से नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं उसी का ये परिणाम कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो इस तरीके की जानकारी देते हैं कि कहां पर क्या कुछ गतिविधियां चल रही है, और इसके अलावा नक्सली भी इसी वजह से ज़्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस को दीमक की तरह खत्म कर रही है एनसीपी? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह दावा भी किया है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और महासचिव विश्व बंधु राय ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर जाहिर की है, जिसमें राय ने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि एनसीपी महाविकास अघाड़ी सरकार बनाकर के कांग्रेस को दीमक की तरह कमजोर करने में लगी हुई है। कांग्रेस के कई नेता मंत्री हैं लेकिन संगठन के किसी काम के नहीं है, न तो कार्यकर्ता उनके मंत्रालय को जानते हैं, और ऐसे तमाम गंभीर आरोप विश्व बंधु राय ने लगाए हैं अपने पत्र में। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि पिछले 1 साल में एनसीपी शिवसेना के अलावा कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई देता। कांग्रेस पार्टी के अंदर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई पद खाली हैं, लेकिन उस पर पार्टी नियुक्ति नहीं कर रही है, जिसे लेकर हमारे सहयोगी फायदा उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में पूरी तरह से कमजोर बना रहे हैं। कांग्रेस महासचिव विश्व बंधु राय ने इस पत्र के बाद जो उन्होंने ये पत्र लिखा है, उनके इस पत्र के बाद अब महाविकास अघाड़ी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। एक दूसरे से मुलाकात, फोन पर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। आखिरकार कांग्रेस नेताओं को एनसीपी और शिवसेना की कौन सी बात खटक रही है, जिसे लेकर के आलाकमान को पत्र लिखने पर कांग्रेस नेता मजबूर हो गए। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, कांग्रेस में जो आंतरिक कलह है वो खत्म नहीं होती है, और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये पत्र जो है वो सामने आया। लेकिन इस बार महाविकास अघाड़ी सरकार, जो ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि एनसीपी, क्योंकि एनसीपी प्रमुख के कारण ही ये जो सरकार है वो बनी थी, और यहाँ पर तमाम आरोप जो है वो एनसीपी पर लगाए गए हैं, शिवसेना पर भी आरोप लगाए गए। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है विश्व बंधु राय की तरफ से, जिस तरीके से यह पत्र लिखा गया है, साफ तौर पर एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि दीमक की तरह खत्म कर रही है कांग्रेस को एनसीपी?
जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने साफ तौर पर एनसीपी का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि दीमक की तरह एनसीपी कांग्रेस को कमजोर कर रही है। एक सालों में जो भी काम हुआ है वो महाविकास आघाड़ी का नाम है, लेकिन कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। मंत्री कांग्रेस के किस पद पर हैं, एक कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को पता नहीं है। तो ऐसे तमाम गंभीर आरोप जो है विश्वबंधु राय की तरफ से लगाए गए हैं। सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया और साफ तौर पर इस मामले में जिक्र किया गया है कि कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है, जबकि सहयोगी पार्टी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हितेंद्र। जी, तो जो नेता मंत्री हैं कांग्रेस के सरकार में, क्या उनकी तरफ से इस तरीके की जो अनदेखी है कार्यकर्ताओं की वो सामने आ रही है? वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जा रहे? जी, जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, कहना गलत नहीं होगा, चाहे बाला साहब थोराट हो, चाहे वर्षा हो, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख हो। ये कांग्रेस के जो 4-5 जो मुंबई के अंदर मंत्री हैं, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। जहां से मंत्री या विधायक नहीं है, उन इलाकों में कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। और उसका जिम्मेदार जिस तरीके से विश्वबंधु राय ने लगाया है कि एनसीपी एक अहम भूमिका निभा रही है, कांग्रेस को कमजोर बनाने में लगी है। तो महाविकास आघाड़ी भले ही दावा करे कि उनमें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक के बाद एक जो पत्र लिखे जा रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी महाराष्ट्र के मंत्रियों को पत्र आया हो या फिर यहाँ से पत्र सोनिया गांधी को गया हो, तो ऐसे तमाम आपसी मतभेद देखे जा रहे हैं। ये एनसीपी पर ही इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया गया है कि दिमाग की तरह खत्म कर रही है कांग्रेस को? देखिए, जिस तरीके से कई ऐसे नेता थे जो कांग्रेस और बीजेपी से निकलकर सीधा एनसीपी में शामिल हुए हैं। लगातार एनसीपी में कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरे पार्टी से जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उसे एनसीपी अपनी तरफ खींच रही है, शिवसेना अपनी तरफ खींच रही है। और यही एक बड़ी वजह जो है कि विश्वबंधु राय को लगा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दीमक की तरह कमजोर करने में लगी है एनसीपी और शिवसेना। ऐसे में अगर समय रहते कांग्रेस का जो गठन नहीं हुआ, उन्होंने साफ तौर पर पत्र में हितेंद्र लिखा है कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में कांग्रेस के कई ऐसे बड़े पद खाली हैं जहां पर लोगों को नियुक्त करना चाहिए। उस नियुक्ति की वजह से एनसीपी और शिवसेना काफी फायदा उठा रही है और कांग्रेस का महाराष्ट्र में कमजोर होती जा रही है। भले ही सरकार में 1 साल से काम कर रही हो, लेकिन कांग्रेस का महाराष्ट्र में कोई वर्चस्व नहीं है। खास करके कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। जी, और वहीं अगर बात की जाए एनसीपी या शिवसेना की, क्योंकि दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए हितेंद्र, अभी तक इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। देर शाम तक ये पत्र सोनिया गांधी को लिखा गया है। देखना आज होगा कि इस मामले में क्या एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक या शिवसेना की तरफ से संजय राउत इस पूरे मामले में एक प्रवक्ता के रूप में क्या पार्टियों का पक्ष रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में एक के बाद एक नेता आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले संजय निरुपम की बात करें, वो भी कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। वैसे में महासचिव है विश्वबंधु राय, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखना ही होगा कि सहयोगियों पार्टी से क्या कुछ पलटवार मिलता है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, ये कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से कि सब कुछ ठीक ठाक है ठाकरे सरकार में, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, ये बड़े गंभीर आरोप एनसीपी पर लगाए गए हैं और साफ तौर पर कांग्रेस के भीतर जो संगठन में जो कुछ भी चल रहा है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।